हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारत की नदियों के भाग 2 तक कर चुके हैं। आज का हमारा भाग 3 है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये हमारा जो है टॉपिक जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL और UPSI, UPP और UPSSC इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिए, जैसा कि मैप में हम दिखा रहे हैं, देखिए ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 जो है देशों से होकर बहती है। एक चाइना में जो तिब्बत है वहाँ से, और भारत से और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है। देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये तिब्बत से होते हुए ऐसे यहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक पर्वत है, इसको बोलते हैं नामचा बरवा, और यहीं से जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। यहाँ पे जो है एक जगह है मानसरोवर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर, और यहीं से जो है आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट करिएगा थोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, देखिए तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में एरनलुंगु जंगपो के नाम से जाना जाता है या सांगपो नाम से जाना जाता है। जब यह नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल में देहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है नामचा बरवा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। इसके पहले जो है तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है ये सांगपो के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ से जब प्रवेश करती है भारत में तो अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हमने मैप में दिखाया है, यहाँ देखिए यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और यहाँ पे सांगपो नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर ये जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यही जब जमुना आपकी गंगा में मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे एक नदी जो है मिलती है पद्मा से, बराक नदी। जब यही बराक नदी मिलती है पद्मा से, तब यहाँ इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। मैप में देख लीजिएगा, मैप देखिए जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी इस मैप से पता चल जाएंगी। देखिए एक जो है सुवर्णसिरी जो है नदी है, ये ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। लोहित नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग नदी, मानस नदी, मानस एक नेशनल पार्क है दोस्तों जो कि असम में है। ठीक है, तीस्ता नदी, कपिली नदी, बराक नदी, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहीं पर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यहीं पे इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सर्वाधिक जो है बड़ा डेल्टा है जो कि भारत में है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तीस्ता, सुवर्णसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली। मानस का ध्यान रखिएगा, असम में जो है एक पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम जो है सिक्किम से होता है, और ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहीं पे जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे देखिए, लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी बोला जाता है। खून की नदी के नाम से किसको जानते हैं? लोहित नदी को जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है,
मणिपुर से मिज़ोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाके मिल जाती है। देखिए बराक नदी जो है मणिपुर से निकलती है, आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए बराक नदी, ठीक है, बराक नदी मणिपुर से निकल रही है और बांग्लादेश में जो है मेघना नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अभी हमने आपको बताया था कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, जो कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा जो है सुंदरवन जो डेल्टा है। ठीक है, आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो विश्व का सर्वाधिक नदी द्वीप है। ठीक है, और ये असम में है। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, चलिए तो हमने जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपने देखा जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो रहता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहाँ पे इसका नाम दियांग हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत से प्रवेश करती है? नामचा बरवा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो हिमालय जो है नदी तंत्र की तुलना में बहुत ही पुराना है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में प्राय देखिए एक नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है। तो इन नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आती हैं। ठीक है, और अरब सागर में 3 नदियाँ प्राय गिरती हैं। देखिए नर्मदा, ताप्ती, माही। देखिए यहाँ पे जो ये सारा है ये अरब सागर है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। ठीक है, और यहीं पे जो है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी गिरती हैं। देखिए मैप में देखिए माही नदी यहाँ पे गिर रही है, नर्मदा यहाँ पे और ताप्ती यहाँ पे। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्यतः कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो आपकी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं, इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। मतलब एक प्रकार से दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे देखिए नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती हैं। देखिए हमने आपको बताया ना, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और यहीं पे नर्मदा नदी गिरती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा और शेर नदी है। ठीक है, देखिए जो है नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और उसके जो है दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो मतलब कि नर्मदा नदी सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे देखिए, ध्यान रखिएगा अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। तो यहीं पे एक जगह है अमरकंटक, यहीं पे जहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है इस जगह का नाम है अमरकंटक। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर उसके बाद जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए ताप्ती नदी। तो अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। इसके बाद देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। देखिए ये आपकी ताप्ती नदी, यहीं पे एक सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और यहीं से जो है ताप्ती नदी निकलती है और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, और ये टोटल इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। आगे देखिए माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के
धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में बहती है माही नदी। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और ये धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। देखिए माही नदी यहीं पे है धार जिला और यहीं से जो है विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए मैप में देखिए हमने दिखाया कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो ये क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए गोदावरी नदी। इसकी गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है, और ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक जिले में है महाराष्ट्र के। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ। देखिए गोदावरी नदी, ये देखिए यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और यही जो है यहाँ से बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, यहीं पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, यहीं से निकलती है जो कि नासिक ज़िले में पड़ता है। और इसकी जो है सहायक नदियाँ देखिए पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। देखिए मैप देखिए, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से इसकी जो है उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से महाबलेश्वर पड़ता है, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखिए इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखिए भीमा नदी, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी कि भीमा नदी कहाँ की नदी है, भीमा नदी कहाँ बहती है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में बहती है। कोयना नदी महाराष्ट्र में, तुंगभद्रा ये भी कृष्णा की सहायक नदियाँ है। तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में देखिए तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी। देखिए एक जल विवाद है कृष्णा नदी पे जो है, तो इस जो है देखिए कृष्णा नदी के जल बंटवारे संबंधित है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। कृष्णा नदी जल विवाद 1957 से चल रहा है। ये प्रमुख जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बीच, और मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 3 राज्यों के मध्य है और ये 1957 से ही चला आ रहा है कृष्णा नदी जल विवाद। चलिए आगे देखिए महानदी। देखिए इसकी महानदी की टोटल लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए देखिए इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है, यहीं पे जो है एक पहाड़ी है सिहावा पहाड़ी, वहीं से महानदी का उद्गम होता है। और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा तेल नदी और जोंक नदी ये जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए सिहावा की पहाड़ी जो है यहीं पे है रायपुर में। ठीक है, और यहाँ से महानदी निकलती है, ये पश्चिम बंगाल होते हुए जो है इसमें बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, चलिए देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, यहीं पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कर्नाटक में और ये फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को भी कहीं कहीं जो है दक्षिण भारत की गंगा बोल दिया जाता है। वास्तव में वैसे जो है दक्षिण भारत की जो मुख्य जिसको गंगा बोला जाता है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अन्य प्रमुख नदियाँ। स्वर्णरेखा नदी देखिए
झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए स्वर्णरेखा नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और जमशेदपुर जो है इसी के तट पर स्थित है। चलिए एक नदी है लूनी नदी। देखिए इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ही ये विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त होती है, तो लूनी नदी, ठीक है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साल्ट की उपलब्धता ज़्यादा होती है, ठीक है। साल्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, लूनी नदी को। और ये जो है कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण में विलुप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों काली नदी। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को शारदा और गंगा के नाम से, काली गंगा के नाम से जाना जाता है, तो काली नदी को, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये नदी हिमालय स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। तो काली नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखिए काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। देखिए मैप देखिए, काली नदी ये देखिए नेपाल में प्रवेश कर रही है और ये उत्तर प्रदेश और नेपाल में सीमा बनाती है, मतलब भारत में सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। और ये घाघरा की सहायक नदी है। अगला देखिए पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए पेन्नार नदी, ये देखिए यहाँ पे पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो है नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और अच्छी तैयारी करिए। विभिन्न वैकेंसियाँ आने वाली हैं, लगे रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।